सबसे पहले जो है हम जानना चाहते हैं कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स पढ़ने, फिजिक्स के अंदर जाने से पहले फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, यानी थोड़ा सा जानते हैं कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, फिजिक्स से क्या चीज़ हो सकता है, कैसे जो है फिजिक्स जो है डेवलप हुआ, ये सब चीज़ का बारे में जो है यानी कैसे जो है फिजिक्स विकसित हुआ आने वाले समय में, ये सब जानते हैं। तो जानते हो कि मानव जो है जिस समय से मानव सभ्यता का विश्वास, जिस समय से मानव सभ्यता का क्या हुआ है, विकास हुआ है, उसी समय से जो है मानव जो है अपने आसपास की चीज़ों को समझने का कोशिश किया। जैसे कि आदि मानव जो है, आदि मानव जो था पहले, जैसे हम लोग का डायरेक्ट अब इस रूप में नहीं, पहले तो इतना टेक्नोलॉजी विस्तृत भी नहीं हुआ था, ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं हुआ था, बड़ा भी नहीं हुआ था, छोटा था एकदम, ज़्यादा उतना नहीं। लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि साइंस उतना ही पुराना है, साइंस उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता। लेकिन हम बोल रहे हैं कि मानव सभ्यता, मानव का विकास ऐसे ही नहीं हो गया। मानव का विकास भी एक कोशिकीय जीव यानी कि एक छोटे से एक कोशिक जीव से यानी कि वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुआ है। और वही जब जो है म्यूटेशन होते हुए, जैसे कि सुना हुआ कि अभी कोरोना हो रहा है, तो कोरोना में क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। बोला है कि फर्स्ट वेव आया, सेकेंड वेव आया, अभी थर्ड वेव आ रहा है, तो बोल रहा है डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, इस प्रकार से बोला जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे जो है जो डीएनए, जैसे अपने जैसे समान संतति उत्पन्न, जैसे कि कोरोना भी जो है जन्म के द्वारा जो है, जन्म चाहे सेक्सुअल या फिर सेक्सुअल तरीके से, किसी भी तरीके से, वो भी जो है अपने आप में क्या करता है, वृद्धि करता है, यानी इंक्रीमेंट करता है। तो उसमें जो है जो डीएनए का जो प्रतिलिपि बनाता है, जो प्रतिलिपि डीएनए क्या करता है, प्रतिलिपि बनाता है कि अपने जैसा संबंध, लेकिन कुछ न कुछ मात्रा में, कुछ न कुछ क्वांटिटी में जो है गलती वो भी करता है, जिसके कारण जो है देखने को मिलता है सेकंड म्यूटेशन, थर्ड म्यूटेशन। और मानव सभ्यता का भी विकास इसी प्रकार से हुआ है। जैसे कि पहले जो आदमी ऐसे झुक के रहता था और पूछ भी होता था, है ना, लेकिन धीरे धीरे आदमी का जो है धीरे धीरे जब मानव सभ्यता विकास हुआ, जैसे जैसे जरूरी पड़ा वैसे वैसे क्या हुआ, शरीर का जिस पार्ट का हम लोगों को आवश्यकता नहीं था वो जो है शरीर से गायब हो गया। और ये धीरे धीरे हुआ, ये जो है 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं हुआ, इसको होने में करीब लाखों करोड़ों वर्ष लगा। यानी कि जब से हम लोग यानी एक कोशिक यानी वन सेलुलर से मल्टी सेलुलर बनने में, यानी जिसमें अंग पाया जाता है, वो बनने में बहुत साल लगा। तो सबसे पहले जो है मानव जो है हमेशा से जो है ये जानने की जो कोशिश अब किया है कि अपने आसपास चीज़ों को देखा है और प्रेक्षण किया है। प्रेक्षण किया है कि आखिर कोई भी घटना घटता है, जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी रिवॉल्व करता है, यानी कि चक्कर आता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा माना जाता था क्या, पहले ऐसा समझा जाता था कि जो है सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट जो है या गैलीलियो जब दूरबीन का आविष्कार किया या फिर टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, तो ऐसा ये पता चला कि नहीं, ये चीज़ का आविष्कार जो सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर नहीं, बल्कि पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये सब एक दिन का बात नहीं है, एक दिन में ये सब काम पूरा नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि अगर कृषि का विकास हुआ, तो कृषि जैसे आजकल इतना डेवलप हो गया है या फिर टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है, तो ये डायरेक्ट नहीं हुआ, इसको होने में कई वर्ष लगे हैं, लाखों करोड़ों वर्ष हो। जैसे कि आदि मानव जिस समय थे, तो उस समय क्या किया, ऐसा माना जाता है कि जैसे कि उस समय जो है क्या होता था कि उस समय की बात है, आदि मानव युग की बात है, कि उस समय जो है लोग ज़्यादातर आखेट पर जो है निर्भर रहते थे, यानी कि वो जो है शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, और हंटिंग करके कच्चा मांस ही खाते थे। और क्या खाते थे, तो मूल, कंद, बीज, फल, जड़, ये सब जो भी उसको नेचर से मिला यानी वृक्ष से मिला, वो सब चीज़ खाया। और उसी से जो है क्या हुआ, अपने आप को सर्वाइव किया और अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल जो है अपने आप को ढाला। जैसे कि मान लो कि अगर भारत के लोगों को अगर स्विट्जरलैंड भेज दिया जाए, या भारत के ही लोग को भारत के एक पार्ट या चीन में भेज दिया जाए,
वहाँ ठंड इतना पड़ता है कि आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जो है हमारे जो सेना है, भारतीय सेना जिसको आर्मी कहते हैं, वो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। तो देखते हैं कि हम जो है थोड़ा सा भारत के ही अंदर एक जगह ज़्यादा वर्षा होती है, एक जगह कम वर्षा होती है, कहीं पर पहाड़ ज़्यादा है, कहीं पर नदियाँ ज़्यादा हैं, कहीं समुद्र है, कहीं पठार है, सब जगह पर अलग अलग चीज़ है। तो ये चीज़ जो है, जो मानव जो है, जैसे कि मान लो अभी हम लोग बोलते हैं, पहले ही बता दिया जाता है कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो कैसे उसको, कैसे जो है जो खगोलिस्ट है, यानी जो खगोलीय शास्त्र जो पढ़ने वाला जो साइंटिस्ट है, या फिर जो भी बोल सकते हैं स्कॉलर है, जो कि डॉक्टर का पादु कैसे बोलता है, यानी खगोलविद, क्योंकि जो है हाँ आज जो है ग्रहण लगने वाला है, अगले सप्ताह ग्रहण लगने वाला है, इस समय चंद्र ग्रहण लगने वाला है, या फिर और कोई भी घटना घटने वाला है, ये सब किस प्रकार से करता है। तो इसके लिए क्या है, साइंस का डेवलपमेंट होने के कारण ही हम लोग जो है इतना चीज़ के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा कर पाते हैं। तो क्या हुआ, जैसे कि मान लो कि सूर्य जो है, अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर पृथ्वी लगाता है, तो अगर ग्रहण लगा, और जानते हैं कि जो है मून जो है क्या है, अर्थ का यानी कि पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है, यानी सैटेलाइट है, वो भी कैसा, नेचुरल सैटेलाइट है, यानी प्राकृतिक उपग्रह है। तो जैसे कि मान लो कि ये मेरा सन, ठीक है, और हम जानते हैं कि पहले ये भी माना जाता था कि जो है ये भी बाद में फिर डेवलप हुआ, जब माइंड को डेवलप किया, देखा, प्रेक्षण किया। हम बताएंगे कि प्रेक्षण क्या होता है, ऑब्जर्वेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो सब क्या होता है। जैसे कि मान लो ये सन है, ठीक है, और पहले ये माना जाता था कि जो सन है वो जो है सर्कुलर ऑर्बिट में, यानी कि वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, यानी कि कुछ ऐसे, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो है मानव जैसे जैसे अग्रसर, मानव सभ्यता जैसे जैसे विकसित होते गया, यानी विकास की ओर अग्रसर होते गया, तो वो जो है अपने आसपास की चीज़ों को देखा कि कैसे घटती। तो वो जो है जैसे कि मान लो कि ये सन है, ठीक है, तो सन है, तो कब किस समय जो है अर्थ, जैसे मान लो ये अर्थ है, और अर्थ के अराउंड जो है क्या है, मून रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सन आगे बढ़ा तो ये जो है मून यहीं चक्कर लगा रहा है, ये सन है, ये पृथ्वी है, तो ये भी आगे जाएगा तो ये मून भी यहीं पर जाएगा, ठीक है, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो ये उसके ये नहीं कि ये जो सन उधर चल जाएगा तो ये यहीं पर चक्कर लगाते रहेगा। और इसी, और जो ग्रहण जो लगता है वो यही चीज़ के, जैसे कि मान लो ये सन है, अगर यहाँ पर अगर ऑर्बिट में घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, अगर पृथ्वी के और सूर्य के बीच यहाँ पर अगर चंद्रमा आ जाए, ये सन है, ये मून है, और ये जो है अर्थ है, सन मून अर्थ। अब बताओ कि मून आ गया बीच में, मून आ गया बीच में, तो सूर्य हमको दिखाई देगा इस कंडीशन में सीधे अगर रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, सूर्य ग्रहण कहलाएगा कि चंद्र ग्रहण कहलाएगा, हाँ, सूर्य ग्रहण कहलाएगा, सोलर इलिप्स क्यों कहलाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में आएगा तो हमको मून तो नजर आ जाएगा, मून बीच में आ गया, सूर्य को देखने वाले थे हम, और सूर्य जो है अब नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण। अब क्या है, यही चीज इस जगह पर ना होके इस कंडीशन पर अगर मून है, ठीक ना, इसका ये दो मून नहीं बन रहा, एक ही मून है, हम दो कंडीशन बता रहे हैं। तो अब जो अभी भी सिंध में है, तो अब यहाँ पर सन है, यहाँ पृथ्वी है, और यहाँ मून। अब देखो क्या हुआ है, सन और मून के बीच में पृथ्वी आ गया, यानी सन से जो लाइट जा रहा था मून पर इस कंडीशन में, इस कंडीशन में यहाँ पहुँचा नहीं, और कहाँ पर लगा, इस कंडीशन में जो है यहाँ पर टकराया, जिसके कारण मून पर रोशनी पहुँचा नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण, है ना, क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। तो इसी प्रकार से अब जो है हम बोले कि जो है पहले ऐसा माना जाता था कि सूर्य जो है सन के सर्कुलर ऑर्बिट यानी वृत्तीय कक्षा में जो है चक्कर लगाता है, लेकिन बाद में जब प्रेक्षण किया गया, प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन किया कि कब किस समय में सन जो है सन के रिस्पेक्ट में अर्थ कहाँ था
मून कहाँ था या और भी अन्य सभी प्लैनेट कहाँ पर है, ये सबका प्रेक्षण एकदम बिल्कुल सावधानी पूर्वक किया। और उन प्रेक्षणों को जब एक जो है संग्रहित किया, जैसे कि हजारों जो है ऑब्जर्वेशन किया गया। ऑब्जर्वेशन जैसे हम तुमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी इस समय के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, कल फिर ऑब्जर्व करेंगे, परसों फिर ऑब्जर्व करेंगे, तो इससे हमको कुछ डाटा मिलेगा। उसको क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। किस में लिखेंगे? किसी भी बुक में या किसी भी स्रोत में लिख देंगे, ठीक है। उसको लिखने के बाद क्या करेंगे, हम उस आंकड़ों का जो है सावधानी पूर्वक निरीक्षण करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमको पता चलेगा कि किस टाइम में, यानी किस टाइम में जो है किस टाइम में ये चीज़ जो है ओवरलैप किया, यानी कौन से टाइम में एक ही चीज़ बार बार घटित हुआ। जैसे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसे पूर्णिमा सुना होगा, उस समय क्या होता है, लाइट बिल्कुल एकदम जगमग करता है ना। तो उस समय क्या होता है, उस कंडीशन में ऐसा क्या बात होती है कि उस समय जगमग करता है ना। तो उस समय का बात है, उसको छोड़ो। तो वो पहले ऐसा जो प्रेक्षण जो किया, प्रेक्षण को संग्रहित कर लेने के बाद उसका सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया कि किस समय में मेल खाता है। और उसी आधार पर जो है वैज्ञानिक या साइंटिस्ट या खगोलविद ये बताया कि नहीं, जो आंकड़े जो हमको प्रदर्शित करते हैं वो ये बताता है कि जो अर्थ है या फिर अर्थ का कोई भी या फिर सन का कोई भी प्लेनेट है, तो वो क्या कहलाता है, सोलर सिस्टम का कोई भी प्लेनेट है, तो वो वृत्ताकार कक्षा में जो है यानी सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता है। तो वो सब किसके आधार पर किया, प्रेक्षण करने में। और इसको करने में कई वर्ष लगा और तब जाके पता चला कि जो है सन के अराउंड जो मून ये अर्थ जो चक्कर लगाता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में ना लगा कर कैसा लगाता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। इस प्रकार इसी प्रकार, इसीलिए तुम लोग फिगर में देखा होगा, भूगोल की किताब में भी देखा होगा या कहीं और भी देखा होगा। और यहाँ पर जो है क्या होता है, फोकस पर ये दीर्घवृत्ताकार है, इसको दीर्घवृत्ताकार को क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त को क्या कहते हैं। एक होता है क्या, पैराबोला इसको कहते हैं। हाइपरबोला नहीं है, ये इलिप्स है। तो इसीलिए बोला गया कि सन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में ना घूम, सन के अराउंड जो अर्थ रिवॉल्व करता है यानी घूमता है, वो क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में ना घूम के इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। यानी कि इलिप्टिकल मतलब होता है क्या, इलिप्स जिसको कहते हैं, इलिप्स दीर्घवृत्ताकार, यानी कि ये दीर्घवृत्ताकार है। यानी कि एक तरफ मुख्य अक्ष है, एक तरफ लघु है, एक तरफ दीर्घ अक्ष है, एक तरफ लघु अक्ष है। तो एक तरफ लंबा है, एक तरफ छोटा है, इसको कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। और जो सन जो है ऐसा माना गया और ऐसा है भी कि जो है जो सन है उसको जो है इलिप्स के यानी कि दीर्घवृत्ताकार के फोकस पर रखा गया। अब जानते हो कि दीर्घवृत्ताकार जो कक्षा होता है वो क्या होता है, 2 पॉइंट पर होता है। यानी कि सन जो है नियरली जो है 2 पॉइंट पर हो सकता है, या तो इस कंडीशन में हो सकता है या तो इस कंडीशन में हो सकता है। अब सन चेंज नहीं होता है अपना, क्योंकि सन वही कंडीशन में है। लेकिन जैसे कि मान लो कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये दीर्घवृत्ताकार है, ठीक ना। और हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है सन के अराउंड कैसे घूमता है, इस तरह से घूमता है, इस तरह। तुमको लगता होगा कि इधर से क्लॉकवाइज घूमता है, लेकिन क्लॉकवाइज नहीं घूमता, यानी कि घड़ी के सुई के दिशा में नहीं घूमता है। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में क्या होता है, ये घूमता है। यानी कि इस तरीके से, ये अगर पूर्व है और ये पश्चिम है तो क्या होगा, पश्चिम से पूर्व बोलेंगे कि पूर्व से पश्चिम बोलेंगे, पूर्व से पश्चिम। तो पश्चिम में तो इधर से भी जा सकता है कि नहीं, पूर्व से पश्चिम इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, लेकिन नहीं, इधर से जाता है एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना है, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व, यानी एंटी क्लॉकवाइज। कुछ जो है, कुछ ग्रह ऐसे भी है जो कि पूर्व से पश्चिम ना घूम के पश्चिम से पूर्व यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं।
जैसे कि ये जो है कैसे घुमा, एंटी क्लॉकवाइज। कुछ प्लैनेट है ऐसे भी जो कि क्या करता है, ऐसे घूमता है, ठीक ना, यानी पश्चिम से पश्चिम है, इधर पूर्व। तो जैसे कि हम सन का बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कि एक फोकस है, ठीक, यहाँ पर सन है, ठीक ना, और अर्थ कुछ इस कंडीशन में, ठीक है। अभी थोड़ा नियरेस्ट पॉइंट पर है। अब जैसे मान लो कि ये वाला पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर आ गया, ये सन है और ये वाला जो है अर्थ है, ठीक है, और इस कंडीशन से इस कंडीशन पे आया, ठीक है, फिर इस कंडीशन से इस कंडीशन पर आया, फिर इस कंडीशन से इस कंडीशन पर आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो हमेशा जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट पर जो है, यानी कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चलता है। ये जो है प्रदर्शित हुआ और ये तुमको जो है 11th के फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो साइंस जो है करता है, ये सब फिजिक्स, इसमें ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व है, फिर साइंस भी इन्वॉल्व है। तो क्या हुआ कि ये सब जो है चीज़ को देखने, प्रेक्षण को देखने के बाद उसका निरीक्षण किया सावधानी पूर्वक, वो भी निरीक्षण करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष निकालने के बाद फिर क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव उसका निरूपण किया और थ्योरम बनाया। और उस थ्योरम के बेस पर, थ्योरम यानी प्रमेय, जो कि पढ़ते हैं, जैसे कि 12 में पढ़ोगे कूलॉम का प्रमेय, या और भी कई तरह के प्रमेय हैं। तो उस तरह के प्रमेय को जब पढ़ोगे, थ्योरम को पढ़ोगे, तो उससे क्या होगा, वो ऐसे ही डेवलप नहीं किया गया, वो जो है कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया गया है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद करने के बाद बताया गया है। तो हम जो है बेसिकली अभी फिजिक्स के बारे में डील कर रहे हैं। तो फिजिक्स से पहले क्या आता है, साइंस। तो साइंस का अर्थ होता है क्या, जानना। क्या होता है, जानना, जो कि लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या, जानना। यानी साइंस का मतलब होता है जान। जैसे कि हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस, तो क्या होता है कि समाज के बारे में जानना, यानी हमारा समाज कैसे डेवलप हुआ, कैसे क्या किया, कैसे घर बनाया, कैसे जो है एक जगह से दूसरे जगह गया, ये सब चीज़ जो है किसके अंतर्गत आता है, सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस में और भी कई सारा ब्रांच है, फिजिक्स, ये हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और भी क्या ज्योग्राफी बोले ना, सिविक्स हो गया, और फिर एक और यानी ज्योग्राफी का पार्ट ये जो है आपदा प्रबंधन की है। तो 4 हो गया पार्ट, यानी सिविक्स, यानी जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये 4 पार्ट, ठीक। फिर जो है और भी आगे जो है, फिर जो है तो सोशल साइंस का बात हो गया। साइंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो है साइंस का मतलब कि विज्ञान हुआ, नहीं, साइंस का मतलब होता है जानना। तो बोलोगे कि जो है सोशल साइंस के ऊपर आ गया, और साइंस को तो हम जो बोलते हैं विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो वहाँ पर भी जो है हम क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान, है ना, समाज के बारे में अध्ययन। तो साइंस का मतलब होता है जानना। और इतना सारा चीज़ हम बता दिए कि सबसे पहले क्या होता है कि आदमी जो है अपने आसपास के वातावरण यानी नेचर का अध्ययन करता है। अध्ययन करने के बाद फिर कुछ प्रेक्षण जो है रिकॉर्ड करता है। उस रिकॉर्ड को, बहुत सारे रिकॉर्ड को एकीकृत रख के टाइम का मिलान, समय और निरीक्षण करता है कि किस टाइम पर मिला है, और उस आधार पर जो है कुछ जो है कथन बनाता है, कुछ प्रमेय बनाता है, कुछ जो है कथन करता है, या भविष्य के लिए कुछ कथन करता है। जैसे कि जो है बोलेगा कि आने वाले समय में सोलर इक्लिप्स लगेगा, या चंद्र ग्रहण लगेगा, या फिर सूर्य ग्रहण लगेगा, ये सब बताएगा। तो भविष्य कथन, भविष्य के बारे में भी कुछ न कुछ बता देता है, लेकिन हर एक भविष्य के हर एक चीज़ के बारे में तो नहीं बता सकता है। जैसे तुम्हारे साथ क्या होगा ये तो नहीं बता सकता है, ये नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ को जो है जैसे कि जो कि फिक्स है कि हाँ ये घटना, ये परिघटना, ये फेनोमिना जो घटित होगी, यानी कि ये जो है घटना जो है, फेनोमिना जो है बिल्कुल जी आने वाले समय में होगी। तो उस आधार पर जो है साइंटिस्ट जो है क्या करता है कि अगर जो है भविष्य कथन देता है। और फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स का अर्थ होता है नेचर को जानना। क्या होता है, नेचर को जानना, यानी नेचर हमारे आसपास में जो भी नेचर है, चाहे जो भी, चाहे नेचर में क्या होगा, जैसे कि हम भी नेचर की देन। अब बोलोगे कि नेचर तो हो गया पेड़ पौधे ये सब, नहीं,
हम लोग भी जो है प्रकृति की ही देन है, प्रकृति ही जो है हम लोगों को जन्म दिया, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा, तो ये सब जो है इसी साइंस पर ही टिका है। तो मानव जो है हमेशा अभी भी कन्फ्यूजन है कि पहले मुर्गी आया कि अंडा। तो पहले जो है वन सेलुलर था, फिर मल्टी सेलुलर हुआ, यानी कि एक सेल से बहुकोशिक जीव का निर्माण हुआ, और फिर जो है और हमारा नियरेस्ट पूर्वज यानी कि सबसे निकटतम पूर्वज जो है चिंपैंजी है, लेकिन उससे भी पहले जो है हम और कुछ और थे, ठीक है। तो ठीक है, तो साइंस के बारे में ये बेसिकली जो है कुछ हम डील बताएं, कुछ बताएं। तो अब जो है क्या हम बताने वाले हैं कि जो फिजिक्स है, कभी जो है फिजिक्स, अब टेक्नोलॉजी का बात आता है तो थ्योरम जो डेवलप होता है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी का विकास होता है। टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, जैसे तुम अभी जो है मोबाइल चला पाते हो, कैमरा देख रहे हो सामने लगा हुआ, वहाँ टीवी है, स्मार्ट टीवी है, ये पंखा है, सब कुछ है, ये सब क्या है, साइंस का ही देन है। पंखा हो गया, जितना भी तरह का मोटर व्हीकल देख लो, या टीवी देख लो, फ्रिज देख लो, जनरेटर देख लो, सब कुछ क्या है, साइंस ही दिया है। तो कभी कभी जो है क्या करता है, कभी जो है जो साइंस जो है यानी फिजिक्स जो है प्रौद्योगिकी को या फिर साइंस जो है प्रौद्योगिकी को यानी कि टेक्नोलॉजी को क्या करता है, जन्म देता है, और कभी कभी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी साइंस को जन्म देता है। जैसे कि स्टीम इंजन, हम लोग जानते हैं कि पहले जो है गदर फिल्म देखा हुआ, तो उसमें देखा हुआ कि लास्ट में कोयला डालता है और उसके भाप से जो है इंजन चलता है। तो उस समय जो है स्टीम इंजन चलता था, तो स्टीम इंजन चलता था तो उस समय जो है थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी नाम का कोई भी चैप्टर नहीं था, यानी कि कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन हाँ काम कर रहा था, फंक्शन जो है कर रहा था, यानी कि काम कर रहा था, यानी कि ये नहीं था कोई थ्योरी जो है यानी कोई प्रमेय जो है नहीं दिया गया कि हाँ ये सिद्धांत पर ये काम कर रहा है, सिद्धांत का उस समय कोई बात नहीं था, डायरेक्ट जो है काम हो रहा था, ठीक, डायरेक्ट काम हो रहा था स्टीम इंजन। तो धीरे धीरे जो है क्या हुआ, तो इसीलिए बोले कि टेक्नोलॉजी के कारण यानी कि स्टीम इंजन जब आया तो उससे जो है ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का जो है क्या हुआ, विकास हुआ। थर्मोडायनेमिक्स का विकास इसके कारण हुआ, टेक्नोलॉजी के कारण। क्यों? क्योंकि हम स्टीम इंजन बनाए थे, रेलगाड़ी बनाए थे, या और किसी दूसरे चीज़ का जो है आविष्कार किए थे, जिसके कारण जो है ये थर्मोडायनेमिक्स का विकास यानी ऊष्मागतिकी का विकास हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कभी साइंस टेक्नोलॉजी को जन्म देता है, यानी कभी विज्ञान प्रौद्योगिकी को जन्म देता है, तो कभी प्रौद्योगिकी साइंस को जन्म देता है। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कभी कोई चीज़ का आविष्कार कर लिया गया हो, लेकिन थ्योरम बाद में विकसित किया गया। और जो है साइंस जो है हमेशा से जो है यूनिफिकेशन का काम करने का प्रयास करता है। यूनिफिकेशन का कहने का अर्थ है कि एकीकरण, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यानी स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी है तो हम जानते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है, जब कोई चार्ज रेस्ट पर रहता है तो वो अपने चारों ओर क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर वही चार्ज जो है अगर मोशन करता है, यानी अब मोशन उसमें कुछ वेलोसिटी है, तो उसके चारों पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ यानी विद्युत क्षेत्र के साथ साथ जो है क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। और जब जो है चार्ज जो है एक्सीलरेटेड मोशन में होता है, यानी कि त्वरित गति में होता है, यानी उसमें कुछ त्वरण होता है, यानी वेग में परिवर्तन की दर क्रमशः उसमें होते रहता है, तो उससे क्या होता है कि रेडिएशन यानी कि वेव का जो है रेडिएशन का जो है क्या होता है, जनरेट करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी उत्पन्न होता है। तो ये तीन कंडीशन है, तो तीन कंडीशन है, तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये सब चीज़ जानना जरूरी है, क्योंकि साइंस, अगर हम साइंस फिजिक्स का पहला क्लास है तो हम बता रहे हैं कि कैसे जो है इसमें जो है किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो साइंस जो है हमेशा से जो है कुछ अच्छा करने का कोशिश किया, लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि साइंस जो है हर एक चीज़ को बता सकता है, हर एक चीज़ के बारे में डील कर सकता है, हर एक चीज़ को सॉल्व कर सकता है, हर एक चीज़ को ठीक कर सकता है? तो नहीं, ये नहीं कर सकते। क्यों? जैसे कि मान लो कि कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ठीक नहीं होता है, लेकिन उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है,
तो साइंस जो है गतिशील है, अभी भी विकास की ओर अग्रसर है और हो रहा है। और साइंस में कोई भी थ्योरम, कोई भी कथन जो है अंतरिम नहीं है। अगर उसमें जो है अगर किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, अगर वो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है या फिर जो हमारे अभी साइंटिस्ट है अगर देखते हैं कि किसी थ्योरम में या किसी प्रमेय में किसी प्रकार का दोष है, किसी प्रकार की गलती दी गई है, तो उसको जो है सुधारा जा सकता है, उसमें कोई नहीं दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। और एकीकरण का बात बता रहे थे। ठीक है, तो जैसे थर्मोडायनेमिक्स का विकास हुआ तो पहले जो है ऐसा माना जाता था कि जब साइंस का डेवलप हुआ तब यानी थर्मोडायनेमिक्स का, तो वो बृहद स्तर पर माना जाता था, बृहद स्तर पर। तो जो है उसको फिर क्या किया, न्यूनीकरण किया, यानी कि नलिफिकेशन किया, न्यूनीकरण किया, यानी कि जो स्टीम इंजन जो कि पहले टेम्परेचर वगैरह जो होता है उसके कारण जो हीट होता था, गर्मी जो पैदा होती थी उससे जो है कुछ काम दिया जाता है। तो न्यूनीकरण का मतलब ये होता है कि अगर कोई बृहद पैमाने पर कोई काम हो रहा है और उसका कोई सिद्धांत है तो उसको छोटे छोटे पार्ट पर जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं बायोलॉजी में पढ़े हैं कि जो है हमारा बॉडी जो है किससे बना हुआ है, सेल से बना है। सेल जब ऑर्गेनाइज होता है तो क्या बनता है, ऑर्गेन बनता है, यानी अंग बनता है। और अंग, बहुत सारे अंग जब मिलते हैं तो क्या बनता है, अंग तंत्र, यानी कि सिस्टम बनता है। कौन सा सिस्टम बनता है, अंग तंत्र जिसको बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद जो सम्मिलित रूप से जो है बोलते हैं ह्यूमन बॉडी कहलाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है साइंस का भी अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स का भी अध्ययन किया जाता है, और उसको जो है बड़े स्तर पर नहीं, छोटे स्तर से शुरू करके बड़े स्तर तक लाया जाता है। जस्ट लाइक जैसे कि ये घर बना हुआ है, इसमें कई सारे दीवार हैं, जैसे यहीं पर देखो तो दीवार है, नीचे दीवार है, तो इसको जो है नीचे दीवार है तो ऊपर वाला ईंट पहले नहीं जोड़ा गया था, पहले किसको जोड़ा गया था, नीचे वाला। तो नीचे वाला जो है कुछ जो है आधारी गुण ऐसे होते हैं कि वो जरूरी होता है, तो नीचे वाला ईंट पहले, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। ये नहीं कि पहले ऊपर वाला बना दिया फिर नीचे वाला जो है ईंटा जोड़ दिया, नहीं, पहले क्या करते हैं कि नीचे से ईंटा जोड़ते हुए ऊपर जाते हैं। तो वही चीज़ है कि पहले बेसिक से जाएंगे फिर ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। और जो हमारे वातावरण, ये तो हो गया, समझ में आ गया। तो कोई भी चीज़ का एकीकृत किया गया, जैसे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग था, दोनों को जोड़ा गया, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को मिलकर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। और फिर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव का निर्माण हुआ। ठीक है, निर्माण नहीं हुआ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरम का जनरेशन हुआ, यानी जो है उत्पत्ति हुई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये क्या करता है, साइंस हमेशा से जो है एक चीज़ को दूसरे से कनेक्ट करने का प्रयास करता है, यानी जोड़ने का प्रयास करता है, ताकि जो है बच्चों को या फिर साइंटिस्ट को, स्कॉलर को, रिसर्चर को कोई दिक्कत नहीं आए, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ तक में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, पूछ सकते हो कोई भी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि प्रकृति में जो फिजिक्स को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक मैक्रोस्कोपिक जिसको भी कहते हैं स्थूल, यानी स्थूल मतलब बड़ा, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, छोटे स्तर या न्यून स्तर पर भी बोल सकते हैं। ठीक है, या छोटा भी लिख सकता है, छोटे। तो देखो, जो भी खगोलीय घटना घटती है, यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज है, जो भी खगोलीय पिंड है, और जो जैसे कंप्यूटर है, फ्रिज है, एसी है, ये सब जो है
इसके अंतर्गत आता है। प्रोडक्ट साइंस है, या भी बहुत सारी चीज़ जो है वो सब जिसको हम देख पाते हैं उसको किस में रखा गया, स्थूल में रखा गया, स्थूल। और जो माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप जिसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है, जैसे कि आणविक हो गया, अणु हो गया, परमाणु हो गया, नाभिक हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब किसमें आता है, माइक्रोस्कोप। अगर हम बात करें इसका सेल का, तो सेल भी क्या है, माइक्रोस्कोप। लेकिन अगर वही बोल दें हम कि शुतुरमुर्ग का अंडा, जानते हो कि सबसे बड़ा जो है उसका सेल होता है, वो पूरा एक ही सेल होता है, और जानते हो वो बहुत ज़्यादा लंबा भी होता है, लेकिन वो कितना सेल का होता है, एक सेल का, तो वो माइक्रोस्कोपिक नहीं हुआ, ठीक है। हालांकि वो सेल का बना होगा। तो हम बायोलॉजी यहाँ पढ़ नहीं रहा, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, फिजिक्स। तो उसी प्रकार से दो पार्ट में फिजिक्स को दो डोमेन में जो है बांटा गया। कौन कौन सा, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक यानी स्थूल, और न्यून यानी कुछ छोटे स्तर, ठीक है। और जो है साइंस जो है हमेशा जो है यह काम करने का कोशिश करता रहा है कि हमने आसपास की चीज़ों को समझे, जांचे, परखे और भविष्य के बारे में कुछ कथन दें, और भविष्य में कल्पना करने का भी जो है, कल्पना भी हम कर सकते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हुआ था तो क्या होता, अगर ये चीज़ हो रहा है ये क्यों नहीं हुआ, ये सब भी जो है फिजिक्स में दिया गया। यानी कल्पना करने का भी जो है तुमको जो है शक्ति इसमें फिजिक्स में दिया गया कि तुम कल्पना कर सकते हो। लेकिन वो क्या है, उस थ्योरम पर बेस होना चाहिए, उसका कोई औचित्य होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया हुआ में बोल दिया, नहीं। अगर कोई थ्योरम मान लो कि तुमको गलत लगा, तुम बहुत पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च के दौर में पता चला कि तुमको किसी चीज़ में गलती मिला, ठीक है, किसी चीज़ में गलती मिला, तो तुम उसको क्या करोगे, तुमको नॉलेज होगा तभी तो ठीक करोगे, नहीं तो ठीक कर पाओगे उसको, नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दो डोमेन में फिजिक्स को बांटा गया है। तो सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड, फिर जो मशीन में जो है जैसे कि लैब वगैरह में जो होता है वो, और फिर और भी कई सारे चीज़ जो है मैक्रोस्कोपिक के अंतर्गत यानी स्थूल जगत के अंतर्गत आते हैं। और माइक्रोस्कोपिक यानी न्यून यानी कि छोटा, इसके अंतर्गत जो है छोटे छोटे आणविक, परमाणविक ये सब पर आते हैं, और उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, और उसके संरचना, बनावट और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत माइक्रोस्कोपिक। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? हम हिंदी भी बता रहे हैं, साथ में इंग्लिश भी बता रहे हैं, दोनों फायदा करेगा, ठीक है। तो अब जो है हमारे प्रकृति में कितने प्रकार का फोर्स लिखा है। फोर्स कई तरह का फोर्स है, जैसे सरफेस टेंशन यानी कि सरफेस टेंशन किसको कहते हैं, पृष्ठीय तनाव बल। फिर प्रेशर फोर्स यानी कि दाब बल, दाब बल भी होता है, दाब तो होता है, ये दाब भी, प्रेशर फोर्स भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और भी कई तरह के फोर्स जो है होता है, जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और भी कई तरह के। तो बेसिकली जो है चार तरह का फोर्स देखने को जो बेसिक है, यानी आधारी जो है बल जो मुख्य रूप से चार पाए जाते हैं। कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहला कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसको कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल को। इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। तो पहला क्या आ गया? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा क्या आ गया? विद्युत चुंबकीय बल। अब तीसरा पर कौन आएगा? नाभिकीय बल। नाभिकीय प्रबल बल भी बोल सकता है, क्या बोल सकते हैं? नाभिकीय प्रबल बल। और जो एक जो है बताएंगे, तीसरा बोल दिए नाभिकीय प्रबल बल, इसका इंग्लिश जाना चाहते हो, न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर फोर्स इसको बोल सकते हैं। और चौथा जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब जानते हैं कि किसी भी एटम में जो है कोई भी परमाणु है तो उसके न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पर धनावेश रहता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है। लेकिन प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है? धनावेश, और वो एक ही जगह सेंट्रलाइज यानी कि केंद्रित रहता है। तो सब पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपेल काहे नहीं कर देता है, यानी एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं कर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों नहीं कर देता है? तो अगर मान लो कि ये दोनों चुंबक है, ठीक है, अगर ये मान लो कि जो है दोनों ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव,
ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन हमारे पास इतना शक्ति है कि हम बल लगा के इसको सटा रहे हैं, एकदम बल लगा के एकदम सटा दिए इसको। अब तो प्रोटॉन को भी सटाने के लिए बहुत सारा बल लगाना पड़ेगा, इसीलिए उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल, जिसके कारण क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक में बंधा रहता है, बाहर नहीं निकलता है। कभी सुना है कि प्रोटॉन जो है नाभिक से बाहर निकल गया? नहीं। क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, जैसे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे कि रेडियो एक्टिव समझ रहा है, यानी कि रेडियो एक्टिव समझ में आ रहा है, रेडियो एक्टिव कहते हैं, जैसे यूरेनियम का नाम सुनिए, उसको रेडियो एक्टिव पदार्थ ही कहते हैं, ठीक ना, हिंदी में भी इंग्लिश में है ना। तो उसमें क्या होता है रेडियो एक्टिव में, उसमें जो है क्या होता है कि बीटा डिके होता है, यानी कि जब उस पर जो है उससे जो है अपने आप जो है कुछ न कुछ मात्रा में खंडित होता रहता है। जैसे यूरेनियम का बात करें, उसका कुछ परमाणु बार या परमाणु द्रव्यमान या कुछ में जो है परिवर्तन आते रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बीटा डिके एलिमेंट है। क्यों? उससे जो है हमेशा जो है कुछ न कुछ मात्रा में यूरेनियम से जो है निकलते रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उससे दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो है आदमी में कैंसर होने का खतरा है। लेकिन कैंसर को ठीक करने में भी जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज किया जाता है ना। जैसे कि देख सुनी होगी कि जो है सेका लगाया जाता है, या फिर बोलते हैं कि जो है रे दिया जाता है, यानी कि सेका लगाया जाता है। तो वो सब क्या है, वो एक्सरे जैसे दिखता है। सिटी एक्सरे जो दिखता है वो भी क्या करता है, बहुत ही हाई पावर का रहता है। अगर उसको 5 मिनट के लिए या फिर 2 मिनट के लिए बॉडी पर छोड़ दिया जाए तो आदमी गल के नीचे हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो है उसका उपयोग होता है, कुछ क्षणों के लिए शरीर पर डाला जाता है और पीछे में प्लेट लगा दिया जाता है। प्लेट लगाने के बाद पीछे में जो है जहाँ जहाँ हड्डी है वहाँ से एक्सरे जो है पास नहीं कर पाता है, और जहाँ जहाँ मांस है उससे पार कर जाता है। और पार करने के बाद जहाँ जहाँ पार कर जाता है तो प्लेट को जो है जो पीछे में लगा होता है उसको काला कर देता है, और जहाँ पार नहीं कर पाता है वहाँ उजला ही रह जाता है। और इस तरीके से जो है हम हड्डी अगर टूट गया तो जानते हैं कि हाँ हड्डी टूट गया, ठीक है। ये सब किसके कारण हो पाए? साइंस के डेवलपमेंट के कारण, यानी साइंस यानी विज्ञान के विकास के कारण। और ये कतई कहना लाजमी नहीं होगा कि साइंस जो है हर एक चीज़ को बता सकता है, नहीं। साइंस बहुत सारी चीज़ों को नहीं भी बताता है, और लेकिन मनुष्य जो है अभी भी इस पर जो है काम कर रहा है। जो स्कॉलर है, जो साइंटिस्ट है, जो हमारे रिसर्चर हैं, वो अभी भी, जैसे कि अभी DRDO है या और भी कई सारे संगठन है, इसरो है, वो सब जो है इस सब काम में कर रहे हैं, या फिर नासा हो गया, ये सब चीज़ को जो है समझने में काम अभी भी कर रहा है। जैसे आजकल देख रहा है कि तरह तरह का टेक्नोलॉजी जो है मोबाइल में आ गया। कभी जो है कैमरा इधर खुद से निकलेगा, कभी कुछ तो कभी स्क्रीन के नीचे आ गया। अब मिररलेस टीवी आ गया है, यानी कि टीवी चल भी रहा है और टीवी के आर पार भी तुम देख सकता है। तो इस तरह के ये सब किसके कारण होता है? टेक्नोलॉजी के विकास के कारण। तो टेक्नोलॉजी का विकास जो है सिर्फ साइंस के कारण नहीं हुआ। साइंस जो थ्योरम है वो है, उसका उपयोग करके जो है टेक्नोलॉजी का विकास किया, ठीक है। और कभी कभी टेक्नोलॉजी भी बोले, जैसा कि हम पहले बोले कि टेक्नोलॉजी भी जो है कभी कभी क्या करता है, साइंस का विकास करता है, साइंस का थ्योरम देता है, जिससे कि आने वाले समय में लोग उसका अध्ययन करता है, उस चीज़ को जानता है। और जैसे एक चीज़ और बता देते हैं कि साइंस जैसे अब पढ़ रहे, कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो या फिर मैथ पढ़ रहे हो या बायो पढ़ रहे हो, तो तुम 100% जो है नहीं जानते। अगर फिजिक्स का ही बात करें तो जैसे 11th में तो सब पढ़ना है, जितना चीज़ें सब पढ़ना है, क्योंकि छोटे स्केल में दिया गया। फिर ग्रेजुएशन में कुछ पार्ट दे दिया जाएगा और उसी के विषय में पढ़ना है। फिर जब PG में जाओगे तो कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उसी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। फिर जब PhD करोगे तो PhD में क्या होगा, तुमको कोई एक टॉपिक लेगा और उसी टॉपिक में जो है रिसर्च करते रहना है, नया नया प्रयोग करते रहना है। कुछ नया चीज़ अगर घटित होता है तो उसको नोट करना है, उसको जो है संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को बतलाना है, तब जाके जो है
थ्योरम वो पास होता है। ठीक है, तो ये सब काम जो है, तो अगर बोलेगा कि कोई जो है इंग्लिश में बोलेगा कि इंग्लिश का महारत हासिल कर ले, तो वो जो है पूरा इंग्लिश नहीं जानता है। या हम जो बोल दिए कि पूरा साइंस जानते हैं, तो पूरा साइंस नहीं जानते हैं। हम 12th लेवल तक का पढ़ा सकते हैं। या कोई भी जो अगर कोई PhD भी किया हुआ है, तो उससे तुम अगर PhD का पढ़ाई करने, यानी PhD में जब गए या फिर PG में गए, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में गए, तो ग्रेजुएशन में जाने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, कोई एक टॉपिक लेना पड़ेगा, एक टॉपिक को जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करो, और उसके लिए दिमाग भी चाहिए, तभी जो है तुम कर पाओ। तो अगर फिजिक्स का ही बात ले ले, तो फिजिक्स का कोई जो है एक्सपर्ट नहीं हो सकता। एक ही आदमी जो है फिजिक्स के हर एक टॉपिक को डिस्कस नहीं कर सकता। जैसे ये तुम देख रहे हो कि अभी बुक है, तो ये अभी से छोटा, जैसे 9th 10th में पढ़े हो, छोटे स्तर पर था, फिर 11th 12th में और ऊंचा पड़ गया, फिर ग्रेजुएशन पर और ऊंचा पड़ गया। तो जैसे 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 तुम ये सोचे होगे कि 10th में जो है सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस भी पढ़ना पड़ता था, साइंस भी पढ़ना पड़ता था, संस्कृत भी पढ़ना पड़ता था, मैथ भी पढ़ना पड़ता। अब क्या पढ़ना पड़ता है, मैथ पढ़ना पड़ता है और साइंस पढ़ना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, कम गया। लेकिन अब साइंस को क्या कर दिया गया, विस्तृत कर दिया गया, थोड़ा बढ़ा दिया गया। फिर आगे जाओगे, फिर फिजिक्स अगर लोगे तो फिर बढ़ा देगा, फिर PG में जाओगे, फिर और कोई एक छोटा टॉपिक देगा, फिर बढ़ा देगा। यानी सब्जेक्ट कम होता जाएगा और टॉपिक तुम्हारा ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो अभी हम जितना बात बताए, उसमें अगर कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल पूछने के लिए स्वतंत्र हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बोले समझ में आया, प्रेक्षण किया, प्रेक्षण का मतलब समझ में आया यानी ऑब्जर्वेशन, और थ्योरम जो है बना उसको भी बताए कि कैसे जो है साइंस का डेवलपमेंट हुआ। हम ये भी बताए कि कैसे जो है साइंस आज इतना तरक्की किया, और जो साइंस उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता है। ये सब मेन पॉइंट है, ये सब तुम लोगों को जानना चाहिए। और जो है अगर फिर से ये वीडियो को देखना होगा तो क्योंकि ये जो है टॉपिक जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम फिजिक्स से पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में हम अध्ययन करते हैं तो क्यों करते हैं, है ना। और इस चीज़ को जानना जरूरी है। तो अगर भूल गए हो, तो अगर मोबाइल हो किसी के पास, तो YouTube चैनल है क्या, मंजू मेमोरियल क्लासेस। ठीक है, इसको सर्च करोगे आ जाएगा। ठीक है, अभी तक 3 वीडियो डाला जा चुका है, उससे तुम फायदा ले सकते हो। अगर कभी भी देखना हो तो वहाँ जाके देख सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इसको जो है जो भी करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जो करना है करना, ठीक है। और कमेंट लेकिन सही करना, अगर कोई कमेंट गलत करेगा हम उसको ब्लॉक कर देंगे, आने वाला कोई भी वीडियो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, कमेंट करना है तो सही करना, कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछना, अनसंट बात नहीं लिखना होगा। ठीक है, तो अभी आज का फिजिक्स का क्लास क्लोज करें। जो भी चीज़ बताएं समझ में आ गया अच्छे से। तो ये था तुम्हारा बेसिक, ये बेसिक था, ये बताने का मकसद मेरा यही था। ये 11th का ही पोर्शन है, और ये सारे टीचर जो है छोड़ देते हैं, सारे के सारे। पहला चैप्टर है भौतिक जगत नाम का चैप्टर है, सब छोड़ देता है। कहाँ से पढ़ाता है, SI यूनिट से पढ़ाता है, यानी मात्रक, इकाई और मात्रक से पढ़ाता है। लेकिन पहला चैप्टर जानना जरूरी है कि साइंस और फिजिक्स जो है क्या डील करता है, किसके बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि रुका, यानी कि कोई चीज़ है वो जो कि रुका हुआ है। इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, और स्टैटिक्स का मतलब क्या होगा, तो इसको जो है इलेक्ट्रो का मतलब हो गया विद्युत, स्टैटिक्स का मतलब हो गया स्थिर। यानी स्थिर विद्युत में क्या होता है कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है, यानी कि चार्ज जब विरामावस्था में होता है, रुका हुआ होता है, जैसे कि अभी हम रुके हुए हैं तो विरामावस्था में, तो इस समय मेरा कैसा प्रॉपर्टीज है, कैसा गुण है, उसके बारे में अध्ययन को कहते हैं क्या, स्थिर विद्युत।
ठीक है। तो सबसे पहले स्थिर विद्युत की आया तो आया कैसे, पहले जो है ये एग्जिस्ट में नहीं था। ये कैसे एग्जिस्टेंस में यानी अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस में आया, इसके बारे में बता। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तो और गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में भी जानते हैं कि अगर दो कोई वस्तु है, दो ऑब्जेक्ट है, एक जिसका मास m1 और m2 है, तो ये कुछ न कुछ बल से एक दूसरे को क्या कर सकता है, हर एक, तो हम दोनों भी अभी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यह सब को एक दूसरे को आकर्षित यानी कि क्लोज लाने का प्रयास कर रहा है ना। तो m1 और m2 जो है दो मास है, तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि सिर्फ जो है आकर्षण बल लगता है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। इस दोनों के बीच में जो अगर फोर्स का बात करें तो ये इस डायरेक्शन में, ये दोनों इस डायरेक्शन। अब जो है जैसे कि मान लो कि हम अभी अर्थ पर है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ करता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, विपरीत तथा बराबर प्रतिक्रिया होती है। पढ़ी होगी न्यूटन थर्ड लॉ, यानी न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जो है एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि और न्यूटन सेकेंड लॉ से हमको फोर्स का जो है डिफिनेशन मिलता है, यानी कि बल का जो है परिभाषा मिलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। इसका मतलब कोई भी वस्तु में तब तक परिस्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं आए जब तक उस पर बाहरी बल काम नहीं, जब तक कोई जो है बाहरी फोर्स ना लगे। यानी कोई भी अगर कोई वस्तु एक समान चाल से यानी कि यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, या फिर जो है एक्सीलरेटेड, या फिर जो है स्थिर अवस्था में है, तो वो तब तक अपने गति में परिवर्तन या फिर अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा जब तक कि उस पर जो है फोर्स ना लगाया जाए, यानी कि बल नहीं लगाया जाए। ये कहता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के ही बेस पर हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे। तो हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा दिया गया, न्यूटन के द्वारा दिया गया। और न्यूटन जो है बताया कि इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है वो एक दूसरे को किसी न किसी बल से आकर्षित करते हैं। तो जैसे कि मान लो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें, यानी कि सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की बात करें, तो सौर मंडल का मुखिया कौन है, सन है, यानी कि सूर्य जिसको कहते हैं। तो सूर्य जो है सेंट्रल में स्थित है, और जो भी प्लैनेट है सौर मंडल का यानी कि सोलर सिस्टम का, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाता है। कुछ क्लॉकवाइज लगाता है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज, यानी कुछ जो है दाहिने घड़ी के दिशा में चक्कर लगाता है, कुछ घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर हम अपने पृथ्वी की बात करें तो हमारा पृथ्वी जो है कैसा चक्कर लगाता है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जो है चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, यानी घूमता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसमें जो है अगर किसी वस्तु में सिर्फ द्रव्यमान है तो वो क्या है, तो वो उसमें सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल लगेगा, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा, यानी प्रतिकर्षित नहीं करेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो है कुछ एक्सपेरिमेंट आगे किया गया, ठीक है, जैसे कि जिससे कि चार्ज का अवधारणा आए। जैसे कि हम लोग जब कंघी करते हैं बाल को, यानी कि बाल में जब कंघी करते हैं तो देखती होगी कि छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है उसको जो है आकर्षित करने का गुण आ जाता है, इसमें जिसको हम अगर कंघी से बाल को रंग रहे हैं तो उस पर जो है चार्ज आ जाता है। अब कौन सा चार्ज आता है ये हमको नहीं, या तो हो सकता है पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव, लेकिन अभी हमको नहीं पता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या है और निगेटिव चार्ज क्या है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज किसको कहेंगे, निगेटिव चार्ज किसको कहेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज जो है और निगेटिव चार्ज है, तो सबसे पहले वो कंघी वाला एक्सपेरिमेंट हुआ। तो कंघी को जब रगड़ा गया तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का, यानी अपनी ओर खींचने का, यानी कि जैसे कि यहाँ पर बिछा हुआ था और कंघी की है, ये क्या किया, हल्का हल्का जो है थोड़ा सा जो, यानी कि ये नहीं कि किताबें को उठा लेगा, यानी छोटा छोटा अगर कागज का टुकड़ा होगा वो क्या करेगा, दूरे रखोगे, जैसे चुंबक कैसे करता आकर्षित कर लेता है, उसी प्रकार से जो है वो कागज को जो है वो कंघी जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब जो है कंघी और बाल के बीच में जो है एक तरह का क्या लगा, फ्रिक्शन फोर्स लगा, यानी कि घर्षण का बल लगा। घर्षण के कारण जो है
चार्ज जो है इससे बाल से होके कंघी गया या कंघी से होके इस पे गया, जिससे कि क्या हुआ, या तो कंघी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया या फिर बाल पर। हमको ये नहीं पता है कि अभी पॉजिटिव चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज क्या है। तो उस समय देखा गया कि ये चीज घटना घटित हुई। और साथ में जो है पहले के ज़माना में ये भी सब चीज़ देखा जाता था कि बिजली कड़कता था, जैसे ठंडा गिरता था आदमी का मृत्यु हो जाता था। तो पहले तो बिजली नहीं था, है ना, तो बिजली का खोज हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जब बात आता है स्थिर गति का, तो उस समय क्या हुआ कि जिस समय इसका खोज हुआ तो ये देखा गया जनरली कि अगर दो वस्तु का मास है तो उसके वजह से गुरुत्वाकर्षण बल तो लगता ही है, लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम है या कोई चार्ज पार्टिकल्स है, तो उसके बीच भी जो है कुछ न कुछ फोर्स लगता है। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। वो किस केस पर, यानी आकर्षित हो सकता है या फिर प्रतिकर्षित कर सकता है। इसका हम कुछ देर बाद जो है वीडियो देखेंगे टीवी पर, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसी पर कंसंट्रेट करते हैं। जैसे कि जब बिल्ली की खाल को, यानी या फिर रेशम के कपड़े को कांच के छड़ से रगड़ा गया, ठीक है, क्या किया गया, किसको रगड़ा गया, तो पढ़ी हो, बताओ। जब रेशम के कपड़े को कांच के छड़ से रगड़ा गया तो क्या हुआ, उस पर से एक पर से इलेक्ट्रॉन चला गया, एक पर से इलेक्ट्रॉन आ गया। तो दो एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो उससे जो है धन आवेशित और जो है ऋण आवेशित चार्ज का जो है हम अवधारणा को समझ पाए। जैसे कि मान लो कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो हमको नहीं पता कि चार्ज है या नहीं, तो हम क्या किए, एक कांच का छड़ समझते हो किसको, यानी कि जैसे कि कांच का कोई डिब्बा होता है, बर्तन होता है, उसी प्रकार से कांच का छड़ होता है। और कांच के छड़ को क्या किए हम, रेशम के कपड़े से रगड़े, तो किस पर जो है वो चार्ज आया, किस पर चार्ज गया, किस पर चार्ज आया, क्या, दोनों पे आया। दोनों पर कैसे जाएगा, एक पर जाएगा एक पर आएगा। अगर तुम किसी को पैसा देता है तो दोनों के, देने वाला भी पैसा देता है क्या, कि उसको लेता है ना। वही चीज़ है कि M1 M2 चार्ज था, तो ये तो M1 M2 को हटा, ठीक है, M1 M2 गया। अब जो है क्या होगा, रेशम और कांच की छड़ है, ठीक है। तो कांच की छड़ पर ऐसा देखा गया कि कांच की छड़ पर कोई चार्ज आया। अब हमको नहीं पता है कि वो कांच की छड़ पर कौन सा चार्ज आया, ठीक है, वो धन आवेशित है। लेकिन इसको जो है, इस छड़ को जो है अगर अच्छे से बनाए, रॉड इसको कह सकते हैं, कौन सा रॉड, ग्लास रॉड, यानी कि कांच की छड़। किससे रगड़ा गया, रेशम के कपड़े। अभी हमको अभी भी पता नहीं है कि किस पर पॉजिटिव चार्ज है, किस पर निगेटिव चार्ज, ठीक है। और फिर यही एक्सपेरिमेंट को दूसरे चीज से किया गया, जैसे कि अब जो है क्या चीज का छड़ लिया गया, प्लास्टिक की छड़। अब हम जानते हैं कि कांच की छड़ पर जो है, कांच की छड़ पर जो है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो सकता, यानी करंट जो है नहीं आ जा सकता। उसी प्रकार से प्लास्टिक में भी जो है करंट का प्रवाह नहीं हो सकता, इसीलिए वो जो है क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं उसको इंसुलेटर। क्यों कहते हैं, क्योंकि उससे जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है पास नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है, यानी इसका जो प्रतिरोध जो है उस वस्तु का बहुत ही हाई होता है। ठीक यही चीज किया गया, क्या किया गया, एक प्लास्टिक की छड़ लिया गया, इसका छड़ प्लास्टिक, इसको किससे रगड़ा गया, बिल्ली की फर। बिल्ली का फर किसको कहते हैं, इसको भी बताते हैं। बिल्ली के शरीर पर देखो बहुत सारा रोआ रहता है, ठीक ना। अगर उस रोआ से, बिल्ली के शरीर पर जो रोआ रहता है, उससे अगर हम प्लास्टिक के छड़ पर करते हैं तो इस पर भी कुछ न कुछ चार्ज आ जाता है। अभी हम नहीं बता रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है। तो ये कांच की छड़ है और ये प्लास्टिक रॉड है, यानी कि प्लास्टिक की छड़। तो इस पर कुछ न कुछ क्या है, चार्ज है, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा।
तो हम जानते हैं कि रॉड को किससे लग रहे हैं, रेशम के कपड़े से। तो इस पर एक चार्ज आया और इस पर एक चार्ज आया। तो जब जो है इस दोनों रॉड को जो है, मान लो कि ये इस प्रकार से रॉड था, ठीक है, ये कौन सा रॉड है, ग्लास रॉड है, और ये कौन सा रॉड है, प्लास्टिक। तो इस पोजीशन पर जब रखा गया और इस पर इसको जो बांध दिया गया, बांध के छोड़ दिया गया, और जब इसको एक स्थिर अवस्था में लाया गया तो देखा गया कि ये एक दूसरे को क्या कर रहा है। अगर मान लो कि इस पोजीशन पर था, ये पहला रॉड है यानी ग्लास का रॉड है, ये प्लास्टिक रॉड है, जब इसको इस स्थिति पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया, ये हम जो है बल नहीं लगाए, लेकिन अपने जो है ये क्या आ गया, क्लोज आ गया, क्लोज आ गया। लेकिन जब ये चार्ज नहीं था बॉडी, तब ये आकर्षित नहीं करता है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। प्लास्टिक का रॉड या ग्लास का रॉड है तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, मास होगा। तो मास होगा तो भी तो हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार जो है क्या करता है, हर एक दो पिंड एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है ना, एक दूसरे को आकर्षित करता है, वो सेम फोर्स के साथ। तो यहाँ पर भी अगर चार्ज मान लो नहीं है, ये जो है चार्ज नहीं है, ठीक है, तो ये देखा गया कि ये अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया। लेकिन जब रगड़ा गया रेशम के कपड़े से या फिर प्लास्टिक के रड तो बिल्ली के फर से, ये दोनों क्या हुआ, क्लोज आ गया, नजदीक आ गया। इससे चार्ज की अवधारणा बनी, यानी कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल से कई करोड़ गुना अधिक होता है। कितना, करोड़ों करोड़ गुना जो है ज्यादा जो है क्या होता है, फोर्स होता है, यानी कि ज्यादा बल जो है लगता है। फोर्स जो है कौन लगाता है, ये दोनों लगाता है। इसीलिए जब हम मास था जिसमें द्रव्यमान था, वो कुछ न कुछ फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे थे, लेकिन वो हमको पता नहीं चला, बहुत ही नेग्लिजिबल है। लेकिन जब हम उसको रगड़ के किए तो वो एक दूसरे को आकर्षित किया। तो इससे पता चला कि जो है दो प्रकार का चार्ज होता है। ठीक, यही कंडीशन को एक बार फिर किया गया कि दो गिलास का रड लिया गया, ठीक है, दो गिलास का रड को लिया गया और उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, यानी उसको क्या किया, रब किया गया, ठीक ना, रगड़ा गया। तो जब इसको जो है इस ग्लास की रड को एक ही रेशम की छड़ से रगड़ा गया, तो रगड़ने के बाद जो रॉड है एक दूसरे को, अगर अब दोनों को सेम कपड़ा से रगड़ा, दोनों प्लास्टिक का, दोनों जो है ग्लास का रॉड है और रगड़े भी सेम कपड़े से है, तो दोनों पर चार्ज क्या आएगा, सेम आएगा। तो जब सेम चार्ज का अभी तक बात नहीं हो रहा है, तो ये देखा गया कि ये एक, जब इसको नजदीक लाया गया तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। इससे ये पता चला कि समान प्रकार का जो चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। और असमान आवेश जो है, यानी एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर निगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इसका एक टेबल दिया गया है कि अगर एक सीक्वेंस में लिखे तो कौन से वस्तु पर कौन सा चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और हम ये भी बोले कि जो विद्युत बल है वो जो है गुरुत्वाकर्षण बल से करोड़ों करोड़ गुना क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक विजुअलाइजेशन है, तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम एक वीडियो दिखाते हैं, उस वीडियो के जरिए तुम लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। या फिर अगर हम मान लेते हैं कि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो हम जानते हैं कि रेशम के कपड़े से जो है क्या किया गया, रगड़ा गया, रब किया गया। तो इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो हम जानते हैं कि अगर कोई एटम या कोई वस्तु जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तभी उस पर धन आवेश आता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब है कि ग्लास पर जो रॉड था, ग्लास के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन था, उसको जब रगड़े तो वो एक्साइटेड अवस्था में, यानी कि वो जो एक्साइटेड मतलब हो गया कि उत्तेजित अवस्था में आ गया, और वो उस इलेक्ट्रॉन इस रॉड से उछल के इस पर रेशम के कपड़े पर आ गया। तो इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो जिससे इलेक्ट्रॉनिक क्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आया उस पर निगेटिव चार्ज आ गया। इस केस में क्या हुआ था, बिल्ली का फर से जब रगड़ा गया
बिल्ली का फर्श और ये जो प्लास्टिक रॉड है, तो प्लास्टिक रॉड पर जो है इलेक्ट्रॉन गया और ये जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। त्यागने के बाद इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव चार्ज। अब इसको हम लिख देते हैं। तो चार्ज की अवधारणा यहीं से आता है कि ठीक है, और यहीं से आगे जितना भी है ऊपर डीपली स्टडी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हम बता दिए कि इस पर जो है कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, रेशम के कपड़े पर माइनस, प्लास्टिक रॉड पर माइनस, बिल्ली के फट पर। अब बोलो कौन जो है अट्रैक्ट करेगा, कौन अट्रैक्ट यानी कौन आकर्षित करेगा एक दूसरे को? असमान चार्ज जिस पर है वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। जैसे मान लो ये प्लस है और इसका बात करें तो इस पर तो चार्ज आ गया। अब मान लो कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, ये ग्लास की रॉड को, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी आकर्षण बल लगेगा, यानी अट्रैक्टिव। अगर यही चीज हम दूसरा चीज से करें, ये माइनस चार्ज है, ठीक है। अब बिल्ली का फर लो, बिल्ली का फर पर कौन सा चार्ज है, प्लस, और यहाँ पर रेशम के कपड़े पर कौन सा चार्ज है। तो अगर ये दोनों को ले, अगर इसको ऐसे लेके इधर से जाए हम, तो एक पर माइनस है और एक पर, तो ये भी क्या करेगा, आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। तो लिखेंगे आकर्षित, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ मिलेगा। अगर हम क्या करें, बिल्ली का फर, यानी कि बिल्ली का फर और ग्लास लो, दोनों पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और कांच की छत, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, यानी कि प्रतिकर्षण बल। अब इसको जो है हम सब कुछ लिख दिए हैं, यहीं से जो है चार्ज का उत्पत्ति हुआ, ठीक है। उत्पत्ति यानी कि अवधारणा विकसित हुआ। और इलेक्ट्रिसिटी पहले जो था वो जानती हो कैसे आया, कि पतंग उड़ा रहा था तो वो जो है क्या कह रहे, तार जो है, तार को जो है, तार से लेके उसको कोई भी वायर को लेके, पतला तार को लेके पतंग उड़ा रहा था। जब बिजली चमका तो उससे जो है, और उसको जो नीचे वाला छोर को जो है वायर, चाबी दे दिया, ऊपर चाबी दे दिया, क्या ऊपर चाबी बांधी, चाबी दिया है तो छड़ नहीं दिया था, ये तार नहीं दिया था, धागा में चाबी बांध दिया था। धागा जब गिना हुआ ना, तब हम लोग तो पढ़े हैं कि ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप के लिए हम लोग में बोला गया था कि जो है तार का यूज किया गया। और अब मान लो कि चाबी दिया गया, तो चार उस पर जो है, चार जब बिजली ठनका, यानी बिजली जब गर्जन हुआ, उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होके जो है, उसको जो है अंतिम छोर पर जो है एक बल्ब को लटका के, एक जो है दूसरा जो है धड़ अर्थ से जो है क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो देखा कि बल्ब जला। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि खोज हुआ था, तो पहले से खोज हुआ, हम डिस्कवरी किए, ये चीज खोज हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, एक वीडियो के थ्रू समझते हैं और हम दिखाते हैं कि कैसे जो है ये चार्ज। Sometimes, if you touch a metallic doorknob or any metallic object, you might experience a mild shock. This is because the metallic object was charged, or in other words, it carried an electric charge. Objects that carry an electric charge are said to be electrically charged. We know that when a comb is rubbed against dry hair, it begins to attract small pieces of paper
when two pieces of silk cloth are rubbed against two glass rods individually, and the glass rods are kept beside each other, the glass rods repel each other. Now, if one of the silk cloths and a glass rod are kept beside each other, they attract each other. Now, bring one charged glass rod in contact with a pith ball and then separate them. Then bring the other charged glass rod in contact with other pith ball and then separate them too. When these pith balls are kept close to each other without contact, we observe that they repel each other. The physical quantity responsible for all these phenomena is known as electric charge. Electric charge can be defined as the property of matter that exhibits its electrostatic interaction with other matter. From previous examples, bodies like combs, glass rods, silk cloth pieces, pith balls, etc. are said to be electrified or are called charged bodies. The study of electric charges at rest and the physical quantities associated with electric charges at rest is called electrostatics or static electricity. These experiments prove that a body can be charged by rubbing against another body or by simply bringing a charged body in contact with another uncharged or neutral body. When the glass rod and silk cloth were first rubbed, they get electrified. But when they are brought in contact again and separated, they lose their electrification or charge and are neutralized. In other words, the charge on them is nullified. Hence, we can conclude that one of them may be positively charged and the other negatively charged when they are rubbed against each other. From these observations, we see that there exists only two types of electric charges in the nature. Conventionally, they are called positive and negative. It is also observed that the like-charged bodies repel each other. For example, two pith balls, both carrying like charges, repel each other. Unlike charged bodies attract each other. For example, a pith ball carrying a positive charge will attract a negatively charged pith ball. We know that all matter is made up of atoms or molecules. Also, within an atom, the total negative charge is balanced by the total positive charge in it. When we rub one material against another material, the material in which electrons are relatively loosely bound to its atoms readily loses a few of its electrons to the other material. The material that lost electrons now has a deficit of electrons, and hence becomes positively charged. And the one that gained electrons becomes negatively charged. In this case, the glass rod lost electrons and became positively charged, and silk gained those electrons and became negatively charged.
To know whether a body has been charged, we use an instrument called a gold leaf electroscope. It consists of an insulated metal rod with 2 gold leaves or foils at one end and a metal disc at the other end. This setup is enclosed in a glass jar with the help of a tight cork with the disc placed out of the jar. To test a material like a glass rod for electrification, the object should be brought in contact with the metal disc of the gold leaf electroscope. The contact should be momentary. If there is no change observed in the position of the gold leaves, it indicates that the glass rod is uncharged or is neutral. If the gold leaves repel each other, then it indicates that the glass rod is charged. The amount of divergence provides a rough measure of the charge on the glass rod. Assuming that the glass rod was positively charged, the gold leaves now carry a positive charge. Now, if we touch the metal disc with the silk cloth used to rub the glass rod and take it away, we observe that the gold leaves fall back to their original position. Thus, we can say the silk cloth was negatively charged. On contact, the opposite charges on the gold leaves and the silk cloth nullified each other. Audio Jungle.